गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर है ये सर्वाधिक रही है। तो देखो, अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना की, तो आपको बताना है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी रही है। ठीक है, किसके बारे में बताएंगे? हरियाणा की कुल जनसंख्या के बारे में। उसके बाद बताएंगे हरियाणा की कुल जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत रही है। फिर आप मेरे को आंसर कर सकते हो हैं कि जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की थी। उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या से। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या एक आता है जनसंख्या घनत्व। तो आप बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का रहा है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व से। किससे? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये किस जिले का रहा है। एक आती है हमारी जनसंख्या में वृद्धि दर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। हरियाणा की जनसंख्या जो वृद्धि दर है ये कितनी रही है। और उसके बाद बताएंगे सबसे अधिक जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी। ठीक है, क्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस जिले की थी, इसके बारे में बताएंगे। और फिर एक आता है वृद्धि दर सबसे कम न्यूनतम है ये किस जिले की रहने वाली है। ठीक है, तो अभी इतने क्वेश्चनों का हम आंसर कर लेंगे। उसके बाद फिर कभी क्वेश्चन आएगा तो और अलग से क्वेश्चन 2011 की जनगणना से हमें ऐड कर देंगे। देखो, 2011 की कुल जो जनसंख्या है अपने हरियाणा की वो बताई जाती है 2,53,51,462। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो ध्यान रखेंगे 2.09% रहेगी। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 35 पॉइंट कितना हो जाए ना, सॉरी 65.12% ये रहेगी। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की रही होगी? तो फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला? ध्यान रखेंगे फरीदाबाद जिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, तो वो भी हमारा कौन सा होगा? फरीदाबाद होगा। अब आता है न्यूनतम जनसंख्या किसकी रही है, तो ये हमारे छोटे से जिले पंचकुला की रही है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का रहा है, तो वो भी हमारा फरीदाबाद जिले का। किस जिले का? फरीदाबाद जिले का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका रहा है, तो ये सिरसा जिले का रहा है। ठीक है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ध्यान रखेंगे 19.9% हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये किस जिले की रही है, तो वो जिला होगा हमारा गुरुग्राम, गुड़गांव। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की अगर आप बात करें तो वो हमारा जिला कौन सा होगा? झज्जर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की सर्वाधिक थी। ठीक है, साक्षरता में सर्वाधिक किस जिले की रही है, तो वो गुरुग्राम की रही है। किस जिले की? गुरुग्राम की। अगर मैं बात करूं कि भाई पुरुषों के मामले में, ठीक है, पुरुषों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किसकी ना, सॉरी, सर्वाधिक साक्षरता है वो किसकी रही है, तो वो रही है रेवाड़ी जिले की। किस जिले की? रेवाड़ी जिले की। महिलाओं में बात करें तो किस जिले की रहेगी? वो गुरुग्राम जिले की। अगर साक्षरता की बात करें, न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है, तो मेवात की है। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में भी किसकी रहेगी? मेवात की रहेगी। हरियाणा के गठन के समय साक्षरता दर है वो हमारी कितनी थी? ठीक है, हरियाणा के गठन के समय, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के गठन के समय हरियाणा की जो साक्षरता दर है इसके बारे में पूछ ले तो वो मात्र 20% थी। लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी रहने वाली है? 75.60% ये रहेगी। तो इस प्रकार से आप 2011 की जो जनगणना है इसके कुछ आंकड़े देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। तो ध्यान देंगे आदि बद्री का
जो संबंध होगा वो कौन सी नदी होगी? सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी नदी होगी? सरस्वती नदी से माना जाता है। अब देखो सरस्वती नदी निकलती कहां से है? हर की दून ग्लेशियर सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो ये हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री यमुना नगर से। कहां से प्रवेश करती है? यमुना नगर से प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये हरियाणा में एग्जिट कहां से करती है, ये हरियाणा में बाहर कहां से जाती है, तो ध्यान रखेंगे अगर एग्जिट पूछ ले तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? हरियाणा का गया कहा जाने वाला पेहोवा। क्या? हरियाणा का गया पेहोवा। ठीक है, जिसको हरियाणा का गया कहा जाता है, किसको? पेहोवा को। और ध्यान रखेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक जो मिहिर भोज है उसके समय में यहाँ पे क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। कहां पर? पेहोवा में। ठीक है, यहीं पेहोवा से सरस्वती नदी क्या करती है? एग्जिट करती है। ठीक है, एग्जिट करती है। अब बात आती है कि एक हम बनाते हैं सरस्वती महोत्सव, और जो सरस्वती महोत्सव उसकी शुरुआत कहां से होती है? आदि बद्री यमुनानगर जिले से। और सरस्वती महोत्सव का जो समापन किया जाता है वो कहां से किया जाता है? वो किया जाता है पेहोवा से, क्योंकि सरस्वती नदी यहीं से क्या करती थी? एग्जिट करती थी। और आपको यह भी पता होगा कि वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और इसकी खुदाई का कार्य चल रहा है। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? दर्शन लाल जैन को। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना हुई थी 2015 को, और वर्तमान में किरमिच जो धूमन करके हैं वो इसके क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। और जो क्या नाम है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हमेशा ही हरियाणा राज्य का क्या होगा? सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से होगा? सरस्वती नदी से होगा। ठीक है, और वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। चलिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो आपको पता है भाई पानीपत से योजना शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, और ध्यान देंगे जब इसको शुरू किया गया तो इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, क्या ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो उनका नाम था माधुरी दीक्षित। किसको बनाया गया था? माधुरी दीक्षित को। लेकिन वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो कौन होंगे? रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक विजेता कुश्ती से मोखरी गांव से आती है, कौन है? साक्षी मलिक। ठीक है, कौन है? साक्षी मलिक। ठीक है, तो साक्षी मलिक के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ये वर्तमान में क्या रहेंगे? इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने पानीपत से की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो पिछली क्लासों में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है हरियाणा सीईटी डी ग्रुप के लिए, इस नाम से प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो वहां पे जाके आप हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ है, और आज तक जितने भी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हैं हम सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, तो खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता रही है? ठीक है, तो देखो ये कौन सा जिला होगा? ये हमारा जिला होगा महेंद्रगढ़, जिसको खनिजों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो भाई खनिज संसाधनों में यानी कि खनिजों का शहर कहा जाता है किसको? महेंद्रगढ़ को। ठीक है, अब आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में किस जगह को हम मुगल द्वीप के नाम से जानते हैं? किसके नाम से? मुगल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं? गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? अगर मैं बात करूं किसके बारे में? आमों के बारे में, कि आमों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में आमों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में महलों का शहर किसे कहा जाता है? क्या महलों का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? इसके अलावा आप हरियाणा का प्रवेश द्वार बता सकते हैं क्या? हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हरियाणा का
प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारी अरावली पर्वत है, इसका प्रवेश द्वार है, ये किसे कहा जाता है। किसके बारे में बताएंगे, अरावली पर्वत का प्रवेश द्वार। ठीक है, अरावली पर्वत का क्या बताएंगे, प्रवेश द्वार बताएंगे, ये किसे कहा जाता है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है, हरियाणा में मुगल द्वीप के नाम से थानेसर को जाना जाता है। किसको, थानेसर को। अगर गेहूं के कटोरे की बात करें तो ये किसको कहा जाएगा, सिरसा को कहा जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाएगा किसको, करनाल को। ठीक है, उसके बाद आमों का शहर किसको कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा अंबाला जिले को। आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अंबाला पड़ा है। और दूसरा ये भी मान्यता है कि 14वीं शताब्दी में एक राजा थे अंबा, ठीक है, राजपूत राजा अंबा, उसके कारण भी इसका नामकरण बताया जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, सबसे पुरानी हवेली रहेगी कहां पे, तो वो फतेहाबाद में रहेगी। और महलों का शहर भी किसे कहा जाएगा फिर, फतेहाबाद को। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये बहादुरगढ़ झज्जर को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। और झज्जर को क्या कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है। और मंदिरों का जो गांव है वो किसे कहा जाएगा, बेरी गांव झज्जर को। मेलों का गांव किसे कहा जाता है, सालवान गांव करनाल को कहा जाता है। ठीक है, और शहीदों का गांव किसे कहा जाएगा, अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद को। ठीक है, और मंदिर नगरी के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। अरावली पर्वत का प्रवेश द्वार ये किसे कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा गुरुग्राम को। किसको कहा जाएगा, गुरुग्राम को कहा जाएगा। ठीक है, किसको, गुरुग्राम को कहा जाएगा। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, तो ध्यान रख लेंगे, ये होता था कानोड़। ठीक है, और महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो कहां पे, नारनौल में। और इस नारनौल को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसका, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सिंगों का डहर कहा जाता है किसको, नारनौल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका संबंध गुडियाणी से रहेगा। गुडियाणी रेवाड़ी से कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसकी कुछ और भी रचनाएं थी, जैसे कि एक रचना थी भारत मित्र के नाम से। ठीक है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा शिव शंभू के चिट्ठे इसी की रचना थी। किसके, शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो भी किसकी, इसी की रचना थी। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, जैसे टूटते बंधन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टूटते जो बंधन है ये किसकी रचना रहेगी। उसके बाद सीप के मोती। ठीक है, क्या सीप के मोती है, ये किसका उपन्यास रहेगा। इसके अलावा अगर और बात की जाए अन्य उपन्यास की, तो एक बसंत फिर आएगी तराशे हुए पत्थर। ध्यान रखेंगे, बसंत फिर आएगी, क्या, बसंत फिर आएगी। इसके अलावा तराशे गए पत्थर, ध्यान रखेंगे, क्या, तराशे गए पत्थर, ये उपन्यास हैं। और आपको बताना ये उपन्यास किनके रहेंगे। उसके बाद एक आता है मुझे भूल न जाना। ठीक है, क्या, मुझे भूल जाना, समझ गए, तो क्या आता है, मुझे भूल जाना, ये किसका उपन्यास रहेगा। इसी लाइन में, इसी सीरीज में एक आता है जहर का प्याला। ठीक है, क्या आता है, जहर का प्याला, ये किसका उपन्यास रहेगा। तो इनके बारे में आपको आंसर करना है। देखो अगर बात करें टूटते बंधन की, ये हेमराज निर्गम का रहेगा। किसका, हेमराज निर्गम का उपन्यास रहेगा। सीप के मोती की बात करें तो ये भी किसका रहेगा, हेमराज निर्गम का उपन्यास रहेगा। बसंत फिर आएगी की बात करें, ये भी किसका रहेगा, हेमराज निर्गम का। तराशे गए पत्थर भी किसका है, हेमराज निर्गम का। मुझे भूल जाना भी किसका है, हेमराज निर्गम का। और जहर का प्याला की बात करें तो ये एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहेगा क्या, रामफल। ठीक है, क्या नाम रहेगा इसका, तो ये रहेंगे रामफल चहल करके, भिवानी से आते हैं, उन्हीं का है उपन्यास जहर का प्याला। जबकि भारत मित्र शिव शंभू के मैं चिट्ठे की बात करूं तो ये किसका हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की टांगड़ी नदी का उद्गम स्थान क्या होने वाला है। तो देखो टांगड़ी की नदी कहां से निकलती है, तो टांगे होंगी मोर के। और ये कहां से निकलेगी, मोरनी की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, मोरनी की पहाड़ी से। डागसाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो वो घग्गर नदी निकलती है। मेवात की पहाड़ी इंदौर नामक दुर्ग से जो नदी निकलती है
वो कौन सी नदी निकलती है? उस नदी का नाम है क्या? इंदौरी नदी। और यमुनोत्री, बंदरपूछ ढलान, ठीक है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है यमुना नदी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी? यमुना नदी, समझ गए। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है भाई मारकंडा नदी। चलिए आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको आप रहने देंगे। उसके बाद आगे है, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी के शासक कौन थे? अपने प्यारे से हेमचंद्र, जो भारत के अंतिम विक्रमादित्य भी हुए हैं। क्या हुए हैं ये भारत के? तो ध्यान रखेंगे, अंतिम विक्रमादित्य, समझ गए। अंतिम विक्रमादित्य, और अंतिम कौन से थे ये? 14वें विक्रमादित्य थे। कौन? हेमू थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला विक्रमादित्य कौन बना था, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने शकों को पराजित किया था, पूरे तरीके से उखाड़ फेंका था भारत से, और उपाधि धारण की थी किसके? विक्रमादित्य की, और बन गया था भारत का पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। और अंतिम विक्रमादित्य कौन हुए? तो वो हुए थे हेमू, जो कि कहां के? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अंतिम विक्रमादित्य के साथ साथ है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी था। क्या था? अंतिम हिंदू शासक। कौन? हेमू। हेमू का जन्म कब हुआ था? अगर हेमू का जन्म पूछ लिया जाए आपसे, तो ध्यान रखेंगे 1501 ईस्वी में हुआ था। और इसका जन्म कहां पे हुआ था? माछरी गांव, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इसके पिता का क्या नाम था? तो भाई इसके पिता का नाम था पूरणदास। और बचपन में इसको शौक था किसका? तो ध्यान रखेंगे, इसको कुश्ती का शौक था, इसके साथ साथ है घोड़े सवारी का शौक था। और भाई इसका जो पैतृक काम था, तो वो क्या था? तो इसके जो पिता थे वो नमक के क्या थे? व्यापारी थे, समझ गए। और जब हेमू छोटा था, बचपन में ही इसका पिता कहां पे आके बस जाता है? तो ये बस गए थे आके रेवाड़ी के कुतुबपुरा में। अगर आपसे पूछे हेमू की हवेली कहां पे रहेगी, तो इसकी हवेली भी कहां पे? कुतुबपुर रेवाड़ी में रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? तो आपको पता है कि सूर्यवंश में एक शासक थे। क्या थे? सूर्यवंश में एक शासक थे जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। यानी कि भाई जब शेरशाह सूरी मरा था, उस समय पे शेरशाह सूरी के दो पुत्र थे, ठीक है। एक आदिल शाह और एक जलाल खां। और जो शेरशाह सूरी है, उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था आदिल शाह को, लेकिन धोखे से रीवा अभियान पे था जलाल खां, और वो आके इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। और जब वो इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठता है, तो हेमचंद्र को, ध्यान रखेंगे, वो सबसे पहले क्या बनाता है? बाजार सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। बाजार सुप्रिटेंडेंट और गुप्त विभाग है, ये हेमू को दे देता है, समझ गए। तो बाजार सुप्रिटेंडेंट और गुप्तचर जो विभाग है, हेमू किसके समय में था? तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी के जो क्या नाम है शासनकाल है, उसी में हेमू बाजार का सुप्रिटेंडेंट हुआ करता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सैन्य विभाग और वजीर का जो पद मिला था, वो आदिल शाह सूरी, ठीक है। सैन्य विभाग और जो वजीर का पद मिला था, वो आदिल शाह सूरी के शासनकाल में मिला था। और ध्यान रखेंगे, हेमू ने आदिल शाह सूरी के लिए 22 लड़ाइयां लड़ी थी, और एक भी लड़ाई नहीं हारा था, ठीक है। जब बताया जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हुई और दिल्ली की गद्दी जब खाली होती है, तो ये आता है कहां से? दिल्ली की तरफ आ रहा था। और फाइनली इसकी जो सेना है, वो दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंचती है। कब? 7 अक्टूबर 1556 को, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इसी हेमू का क्या करने के लिए, हेमू के साथ लड़ाई करने के लिए बैरम खान ने तारदी बेग के नेतृत्व में सेना भेजी, उसको पराजित किया हेमू ने। और दूसरी सेना भेजी थी किसके? तो एक मोहम्मद करके व्यक्ति थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, उसको भी पराजित किया। और फाइनली वो 7 अक्टूबर 1556 ही था। हेमू ने क्या किया था? जो अफगान जो क्या नाम है सरदार थे, अफगान जो कमांडर थे या राजपूत जो राजा थे, उन्हीं की मौजूदगी में 7 अक्टूबर 1556 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और 7 अक्टूबर 1556 से लेके हेमू ने शासन किया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी तक। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं, इस 28 दिन के शासन में हेमू ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में गोवध है
उसको प्रतिबंध करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ता है, जिसमें हेमू की हार हो जाती है। और ध्यान रखेंगे हेमू का मकबरा भी कहां पे रहेगा, पानीपत में रहेगा। तो अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक है हेमचंद्र। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है, तो हमने अभी अभी जिक्र किया है, मोखरा गांव से थी। कौन है, साक्षी मलिक। 1992 में इसका जन्म हुआ था, कुश्ती खेलती है और रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। रामदेव का जन्म हुआ था भाई 1965 में, अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था, ठीक है। और कल्पना चावला का जो जन्म है ये करनाल में हुआ था, कब, 1961। अंतरिक्ष की रानी के नाम से कल्पना चावला को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान किस नगर में स्थित है, तो एनडीआरआई के बारे में पूछ रहा है। और ये कहां पे रहेगी, करनाल में रहेगी। आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा अपन बात करें सीएसएसआरआई की स्थापना है, ये कब हुई थी। इसके अलावा डीडब्ल्यूआर की स्थापना कब हुई थी। और उसके अलावा आप एफएसएल के बारे में मेरे को बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में आप आंसर करेंगे। अगर एफएसएल की बात करें, फोरेंसिक साइंस लैब, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी रोहतक में। लेकिन ध्यान रखेंगे फिर इसको ट्रांसफर कर दिया रोहतक से, कहां पे, करनाल में ट्रांसफर कर दिया। और कब किया था करनाल में ट्रांसफर, 1976, 3 साल बाद। डीडब्ल्यूआर की बात करें, कृत्रिम गेहूं जीन बैंक, गेहूं निदेशालय, जो कि 1978 में स्थापित हुआ था, करनाल में रहेगा। सीएसएसआरआई, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना करनाल में हुई थी। एनडीआरआई की स्थापना करें तो इसका मुख्यालय ट्रांसफर होकर आया था 1955। और कहां पे रहेगी, ये करनाल में रहेगी। शुरू इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी, इंपीरियल डेयरी के नाम से। और ध्यान रखेंगे 1900 जो क्या नाम है 23 है, वहां पे बेंगलोर में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1955 में बेंगलोर से कहां पे मुख्यालय ले आए थे, ये करनाल में ले आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर पक्षी विहार है, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहेगा, ठीक है। अब देखो सुल्तानपुर को पक्षी विहार के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो इसको 1971 में स्थापित किया गया था। प्रयास किसके थे, तो भाई भारत का बर्डमैन जिसको कहा जाता है सलीम अली, ठीक है। किसको, सलीम अली के प्रयासों से, ठीक है। कहां पे स्थापित किया गया था, सुल्तानपुर गुरुग्राम में। और आज इसको हमने नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया है। और ये नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया, 1991 में, ठीक है। और ध्यान रखेंगे भारत में केवल दो ही हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क होंगे, एक कलेसर और एक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सुल्तानपुर के नाम से, ठीक है। और ये कलेसर से छोटा रहेगा, समझ गए। ये हरियाणा का प्रथम इको पार्क भी है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा का प्रथम क्या है, ये इको पार्क भी है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जलीय जीवों हेतु इसको आरक्षित किया गया। और ये आपसे पूछ ले जलीय जीव हेतु, जलीय हेतु इसको आरक्षित कब किया था, तो ये किया गया था कब, 1972 में किया गया था, ठीक है भाई, 1972 में किया गया था। चलिए आगे। उसके बाद है, चलो इसको छोड़ देंगे। पहली क्लास में भी मैं वैसे पूरे जो मंत्री परिषद अपनी कैबिनेट है उसकी करवा चुका हूं, और एक सेपरेट वीडियो भी इसके लिए लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं। तो उस समय पे नरवीर सिंह अपने पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हुआ करते थे और बादशाहपुर की सीट से लड़ते थे। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, तो ये आप सभी को पता है भाई, गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले हुआ करते थे। और आज कितने जिले हैं, 22 जिले। और अंतिम जिला कौन सा बना था, चरखी दादरी 2016 में। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर, इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी किया है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो थे हमारे हेमचंद्र। उसके बाद है ये बीर बारा करके, ठीक है। क्या रहेगा, बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में रहेगा, तो हमारे पास 2 संरक्षित जो जीव क्या नाम है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, तो बीर बारा है, ये हमारा संरक्षित क्या रहेगा, देखो बीरबारा क्या है, हमारा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बीरबारा क्या है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षित ये क्षेत्र रहेगा, ठीक है। और ध्यान देंगे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहां पे स्थित होगा, ये जींद में होगा, क्या, बीरबारा के नाम से, समझ गए।
इसके अलावा एक आता हमारा सरस्वती के नाम से, किसके नाम से? सरस्वती वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। और ये हमारा कहाँ पे रहेगा? कैथल में रहेगा। कहाँ पे? कैथल में रहेगा। और बीरबारा की अपन बात करें तो ये जींद में रहेगा। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 2007 में इनकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।